यहाँ पर आए सभी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आप जानते हैं चुनाव का समय है और चुनाव के समय दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाना होता है और इसी कारण से देरी हुई। देखिए, जब चुनाव का समय आता है तो तरह तरह के लोग हमारे सामने आते हैं। कुछ वादे करते हैं, कुछ भड़काते हैं, कुछ बहलाते हैं, कुछ फुसलाते हैं। लेकिन चुनाव का समय ऐसा होता है जब हमें बहुत सोच समझकर अपने वोट का फैसला करना होता है। देखिए, वोट हम एक दिन डालने जाते हैं, लेकिन उस वोट के फैसले का असर 5 साल तक हमारी जिंदगी पे पड़ता है। हमने सही जगह वोट डाला, हमने सही विधायक चुन के भेजा, तो 5 साल तक हमारे इलाके में काम होते हैं, विकास होता है। लेकिन मान लीजिए हमसे गलती हो गई, क्योंकि जैसे मैंने कहा चुनाव में तरह तरह के लोग आते हैं, हर तरह के वादे करते हैं, हर तरह की बातें करते हैं। मान लीजिए हमसे गलती हो गई, हम 5 साल के लिए कितना भी पछताएं, लेकिन हम अपने वोट का फैसला बदल नहीं सकते। इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत सोच समझकर हमें अपना वोट डालना है। और वोट डालने का आधार क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत छोटी सी बात है। वोट हमें उसे देना है जो हमारे लिए काम करता है। जो काम करता है उसको वोट पड़ना चाहिए और किसी आधार पे वोट नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, हम जैसे लोग जो हैं, चाहे आप RWS में रहते हैं, चाहे हम जैसे प्रोफेशनल लोग हैं, हम लोग इस बाय चांस मंच के इस साइड हैं, लेकिन हम लोग भी कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है उस तरह के। हम लोग भी राजनीति में क्यों आए? हम लोग राजनीति में इसलिए आए क्योंकि हम लोग देखते थे कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप लोग देखिए, हम लोग अक्सर जब मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, रात को डिनर पे बैठते हैं, 9 बजे की डिबेट देखते हैं, अपना फ्रेम छोड़ना, समाज के किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं, तो 5 मिनट के अंदर अंदर हम इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि जी हमारे देश में कुछ नहीं बदल सकता। आते हैं कि नहीं आते इस निष्कर्ष पे? ये अक्सर हमारा तकिया कलाम होता है कि नहीं होता कि जी हमारा देश तो ऐसा ही है, भारत में कुछ नहीं बदल सकता जी। हम कहते हैं कि नहीं कहते? ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मुझे भी याद है जब मैं कॉलेज में थी तो हमारे साथ में, हमारे कॉलेज में, मेरी क्लास में किसी स्टेट के मुख्यमंत्री का बेटा पढ़ता था। अब आप जानते हैं अक्सर नेताओं के बेटे कैसे होते हैं, और हमें लगता था जी इनके पिताजी मुख्यमंत्री हैं, इनका सुपुत्र भी एक दिन राजनीति में जाएगा, जो हरकतें कॉलेज में करता है वो हरकतें राजनीति में करेगा। ऐसा ही सोचते थे हम जैसे मिडिल क्लास के बच्चे। हमें तो कहा जाता था जी अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे नंबर लेके आओ, अच्छे नंबर लाओगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तभी जिंदगी चलेगी जी। और हमें यह भी कहा जाता था कि पढ़े लिखे घर के अच्छे बच्चे राजनीति से दूरी बना के रखते हैं, नेताओं से दूरी बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हम मानते थे पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज होती है, पॉलिटिक्स में बहुत कीचड़ होता है, और शायद यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग यही मानते हैं राजनीति के बारे में कि राजनीति में बहुत गंदगी होती है। तो देखिए, जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आते, उसका क्या नतीजा होता है? उसका नतीजा ये होता
होता है कि हमारे जिंदगी के जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो नेता लेते हैं। हमारे बच्चों को कैसी पढ़ाई लिखाई मिलेगी, इसका डिसीजन पॉलिटिशियंस लेते हैं। हमारे घर में माता पिता बीमार होंगे, हम उनका कैसा इलाज करवा पाएंगे, इसके डिसीजंस पॉलिटिशियंस लेते हैं। हम अपने बाहर घर से कदम रखेंगे, हम सेफ होंगे कि नहीं होंगे, इसका डिसीजन पॉलिटिशियंस लेते हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख के जब कॉलेज से निकलेंगे उनको नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेगी, इस पर भी डिसीजंस हमारे देश के नेता लेते हैं। तो जब अच्छे पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर रहते हैं तो राजनीति में कौन आता है? गाली गलौज करने वाले, क्रिमिनल्स, मसल पावर वाले, मनी पावर वाले, ऐसे ही लोग आते हैं ना, जो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग आते हैं पॉलिटिक्स में। तो जब अच्छे पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आते ही नहीं है, यही कारण है कि हमारे देश की ऐसी दुर्दशा है। यही कारण है कि हमें इस देश के बारे में लगता है कि इस देश में कुछ नहीं बदल सकता। लेकिन आपको एक बात बताऊं, चीजें बदल सकती हैं। मैंने देखा है पिछले 10 साल में जब से कुछ पढ़े लिखे ईमानदार लोग राजनीति में आए हैं, जब से आम आदमी पार्टी बनी है, राजनीति में ऐसे बदलाव आए हैं जो इस देश की राजनीतिक इतिहास में कभी नहीं आए थे। हम जैसे सामान्य मिडिल क्लास के लड़के लड़कियां जो पॉलिटिक्स में आने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे, विधायक बनने के बारे में नहीं सोच सकते थे, आज हम जैसे पढ़े लिखे लड़के लड़कियां विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, मुख्यमंत्री तक बन गए। ये चीज देश की राजनीति में है। जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, पढ़े लिखे लोग, ईमानदार लोग, साफ नियत से और इंटेलिजेंस से काम करवाना जानते हैं। अब समस्या क्या हुई है, जो हमारे सारे यहाँ पे आईटी एक्सटेंशन के अलग अलग विहारों के आरडब्ल्यूएस बैठे हुए हैं, कि पिछले 10 साल से दिल्ली में तो ईमानदार पढ़े लिखे लोगों की सरकार है, लेकिन जैसे मैंने कहा था ना, कई बार वोट देने में गलती हो जाती है। तो पिछले कुछ चुनावों से विश्वास नगर में शायद कुछ गलतियां हो गई और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछले 3 बार से यहां चुन के आ गए। तो जहां पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही थी, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज के साथ काम कर रही थी, विहारों के साथ काम कर रही थी, पॉश कॉलोनीज के साथ काम कर रही थी, विश्वास नगर में पिछले 10 साल में ये काम नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि इस बात का खामियाजा अगर सबसे ज्यादा किसी ने भुगता है तो विश्वास नगर की ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज ने भुगता है और विश्वास नगर के विहारों ने और सब आरडब्ल्यूएस ने भुगता है। मैं भी आपकी चिट्ठी पढ़ रही थी कि क्या क्या काम करने की जरूरत है, और मैं सोच रही थी कि बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ काम तो काफी बड़े हैं, पॉलिसी लेवल के हैं, हो सकता है हमें विधानसभा का कोई एक्ट लेके आना पड़े, लेकिन कुछ काम तो बहुत सिंपल छोटे छोटे से हैं। ये काम तो अगर कोई भी विधायक चाहता तो ये काम करवा सकता था। मैं खुद विधायक हूं पिछले 5 साल से। मेरे अपने इलाके में बहुत सारी पॉश कॉलोनीज हैं, महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, कालका जी का पूरा इलाका, जो कालका जी के ब्लॉक्स हैं वो यहाँ के विहारों से बहुत अलग नहीं है। पिछले 5 सालों में मैंने एक विधायक बनके जो मेरा पूरा इलाका है वहां पे सड़कें बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं, ओपन जिम्स लगवाए हैं, बूम बैरियर्स लगवाए हैं, गेट्स लगवाए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगवाए हैं।
ये सारे काम इन सब कॉलोनीज में हुए हैं। तो ये ऐसे काम है जो एक विधायक अपने एमएलए फंड से करवा सकता है अगर उसकी नीयत। ऐसा तो नहीं है कि जो आपके विधायक हैं या हमारे आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको एमएलए फंड तो बराबर मिलता है। जितना एमएलए फंड मुझे मिला उतना ही एमएलए फंड विश्वासनगर के एमएलए को मिला। तो ऐसा कैसे हो गया कि मैंने बतौर एमएलए अपने इलाके में सड़कें भी बनवा दी, लाइटें भी लगवा दी, पानी की पाइपलाइन भी डलवा दी, बूम बैरियर भी लगवा दिए, गार्ड्स के लिए पोर्टा कैबिन भी बनवा दिए, सीसीटीवी कैमरास भी लगवा दिए, लेकिन विश्वासनगर के विधायक नहीं कर पाए। एक ही कारण है, काम करने के लिए नियत होनी चाहिए। अगर नियत होती है तो हर काम हो सकता है, हर समस्या का समाधान हो सकता है। और मेरा आज यहाँ पे सारी हमारी आईपी एक्सटेंशन की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज आई हुई हैं, बहुत सारे विहारों के प्रतिनिधि आए हुए हैं, जो सब आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो पानी की लाइन की हो, चाहे वो सीवर की लाइन की हो, चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट्स की हो, ये सारी समस्याओं का समाधान करना, मैं सच बताऊं तो बहुत मुश्किल नहीं है। आपको एक अच्छे प्रतिनिधि की जरूरत है जो आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाए। देखिए, मैंने देखा है हमारी ही पार्टी के जो एमएलएज हैं, मैंने बतौर मंत्री, बतौर मुख्यमंत्री, सच बताऊं तो हमारे विधायक मेरी जान खा जाते थे। कई बार मुझे लगता था अरे बार बार फोन करता रहता है, बार बार फोन करता रहता है, लेकिन जिसमें काम करने का जज्बा होता है ना, वो अपना काम करवा के रहता है, चाहे लड़के, चाहे झगड़ के, चाहे कुछ के पढ़ के। मैं आपको ये बता दूं, दीपक सिंगला जी आपके तो विधायक भी नहीं थे, फिर भी इन्होंने मेरे मंत्री बनने के बाद इतनी जान खाई है विश्वासनगर के काम करवाने के लिए, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो व्यक्ति विधायक हुए बिना इलाके के इतने काम करवा सकता है, तो आप सोचिए जब आप इन्हें विधायक चुन के भेजेंगे, कितने काम आपके इलाके के कितनी स्मूथली होंगे। जैसे दीपक जी ने बताया, दिल्ली सरकार देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो 15 करोड़ रुपए का विधायक फंड देती है, और देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है। 15 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। अगर कोई विधायक 5 साल में अपने 15 करोड़ के बजट का प्लान बनाए, मैं आपको आश्वासन दे सकती हूं कि आपकी विधानसभा का कोई भी इलाका अनछुआ छूट ही नहीं सकता, अगर कोई विधायक अच्छी प्लानिंग के साथ का काम करे, सही नियत के साथ काम करे। मैं एक और भी बात आपको बता सकती हूं, मैं दीपक जी को पिछले 5-7 साल से जानती होंगी। एक क्वालिटी जो दीपक जी में है, जो आपके अभी के विधायक में बिल्कुल भी नहीं है, बहुत समझदार और मृदुभाषी इंसान है। सब लोगों का सम्मान करना जानते हैं। देखिए, जब आप अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, महिलाओं का, आरडब्ल्यूएस का, जब आप किसी से बातचीत करते हैं, जब आप किसी का सम्मान करते हैं, जब आप किसी से अच्छे मन की उनकी बातें सुनते हैं, समाधान वहीं से निकलने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज के दौर में विश्वासनगर को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो एक समझदार, पढ़े लिखे और ईमानदार विधायक की जरूरत है। तभी आपके इलाके की समस्याओं का समाधान हो सकता है। नहीं, बिल्कुल। और देखिए, दीपक जी ने जो आपसे वादे किए हैं कि हर आरडब्ल्यूए को अपना वो
विधायक फंड डिवाइड करके आपको 20 लाख रुपए का डेवलपमेंट फंड हाउसिंग सोसाइटीज को और आरडब्ल्यूएस को देंगे। तो जो विधायक फंड होता है ये डिस्क्रिशनरी फंड होता है। तो दीपक सिंगला जी बेसिकली आपको मैं कहूं तो 20 लाख रुपए का ब्लैंक चेक साइन करके दे रहे हैं कि आपको जो काम करवाना है आप अपने इलाके में करवाइए। वो काम विधायक के सिर्फ एक सिग्नेचर से हो जाता है और अपना वो सिग्नेचर, अपना वो साइन दीपक सिंगला जी आरडब्ल्यूएस को दे रहे हैं कि आप जो साइन करिए, आप जो काम करवाना चाहिए। तो जब आप दीपक सिंगला जी को वोट देंगे, इस बार जब आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, दीपक सिंगला जी विधायक नहीं बनेंगे, आप सब विधायक बनेंगे। अपने इलाके में काम करने की मजबूती आपके हाथ में आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मैंने देखा है हमेशा अवेलेबल रहते हैं, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, ये मेरी आपसे गारंटी है, आप दिन हो या रात 24 घंटे आप कभी भी दीपक जी को फोन मिलाएंगे, फोन भी उठेगा और आपका काम भी होगा। ये मैं गारंटी देता हूं। इसके अलावा कई ऐसे काम हैं जो हम सरकार के तौर पे बहुत आसानी से आपके लिए करवा सकते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरास। मुझे पता है कि जब से धर्मवीर भाई, इनकी धर्मपत्नी रचना जी जब से पार्षद बने हैं, धर्मवीर जी बार बार मेरे पास आए ये कहने के लिए कि हमारे इलाके में सीसीटीवी कैमरा लगवाइए। इनकी मेहनत से वो सीसीटीवी कैमरास पास भी हुए, परंतु विधायक जी ने, जो आपके महानुभव विधायक जी हैं, उन्होंने वो काम भी रुकवा दिया। एलजी साहब को चिट्ठी लिख के रुकवा दिया। तो जो विश्वासनगर विधानसभा के हिस्से के 4000 सीसीटीवी कैमरास हैं, वो आने वाले 1 साल में आप सबकी आरडब्ल्यूएस में, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में और बिहारों में लगेंगे। उसके अलावा चाहे बूम बैरियर्स हो, चाहे गेट्स हो, मैं तो अगर आप चाहेंगे मैं अपने इलाके के सारे गेट्स और बूम बैरियर्स की तस्वीरें आप लोगों को भेज दूंगी। और ना सिर्फ अपने इलाके की, जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, मेरे बगल में सौरभ भारद्वाज जी की विधानसभा है, यहाँ पे कुलदीप जी की विधानसभा है, पटपड़गंज है, मालवीय नगर में सोमनाथ भारती जी की विधानसभा है। जहां पर भी आप किसी सोसाइटी में जाएंगे, वहां पे गेट पे लिखा होता है ये गेट विधायक सोमनाथ भारती जी द्वारा लगाया गया है, ये गेट विधायक कुलदीप कुमार जी द्वारा लगाया गया है, ये बूम बैरियर विधायक सौरभ भारद्वाज जी द्वारा लगाया गया है। तो गेट्स, बूम बैरियर्स, सीसीटीवी कैमरास, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सारे काम आपके एरिया में आने वाले कुछ साल में आप देखेंगे कि शानदार स्पीड के साथ आप सबकी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में और बिहारों में तेजी से आगे बढ़ना शुरू होंगे। ये मैं आपसे वादा करके जा रही हूं। देखिए, आप सब जानते हैं कि जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुए। दिल्ली एक इकलौता ऐसा राज्य है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है, जहां पे कोई पावर कट नहीं रखते हैं, और कोई देश में ऐसा राज्य नहीं है जहां पे 24 घंटे बिजली आती है। आप सबको पता होगा कि इस साल पीक गर्मी पड़ी, 50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गया। आप किसी भी बड़े शहर में, बगल में यूपी है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, हर जगह 6-6 घंटे के पावर कट लगे थे। लेकिन इतनी गर्मी में भी दिल्ली में 24 घंटे बिजली आई। बताइए सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? पावर कट तो नहीं लगे। आप इन्वर्टर बंद करने की बात कर रहे हैं। कुछ दिन
दिन पहले मैं एक कार्यक्रम में बैठी थी, तो डायस पे मेरे बगल में एक व्यक्ति बैठे थे, वो थोड़े बुझे बुझे लग रहे थे। मुझसे प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद वो मुझे बताते हैं, बेटा मेरा ना इन्वर्टर का बिजनेस हुआ करता था, और जब से आप लोगों की सरकार आई है मेरा इन्वर्टर का बिजनेस खत्म हो गया है। एनसीआर में तो इन्वर्टर बेचता हूँ, कहते हैं दिल्ली में अब कोई इन्वर्टर नहीं खरीदता क्योंकि 24 घंटे बिजली आती है। और ये लंबी लंबी लोड शेडिंग कोई 25 साल पुरानी बात नहीं है। हमारी सरकार बनने से पहले 2014 की गर्मियों में भी 8-8 घंटे के ब्लैकआउट हुए हैं। तब दिल्ली की पीक पावर डिमांड 5,500 मेगावाट के आसपास होती थी और 8-8 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। इस साल दिल्ली में गर्मियों में 8,500 मेगावाट की पीक डिमांड हुई, लेकिन 1 मिनट की बिजली नहीं गई। ये है आम आदमी पार्टी की सरकार, ये है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार। इसके अलावा आपको पता है कि दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में कितना बड़ा चेंज आया है। हर परिवार के पास अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजने के पैसे नहीं होते, लेकिन क्या हर परिवार का अधिकार नहीं है कि उनके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले? 10 साल पहले तक सरकारी स्कूल 3 टप्पर में चला करते थे, छत से पानी टपकता था, टॉयलेट इतने गंदे होते थे कि लड़कियां दिन दिन भर टॉयलेट नहीं जाती थी, इंतजार करती थी कि घर आऊंगी फिर टॉयलेट जाऊंगी। कहते थे कि टीचर्स क्लास में बैठने नहीं थे, बाहर स्वेटर बना करते थे। ऐसे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। 10 साल में दिल्ली की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को बदल डाला। दिल्ली देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% हिस्सा शिक्षा पे लगाती है। देश में कोई और सरकार नहीं लगाती। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार बिल्डिंग में चलते हैं, बढ़िया डेस्क पे बच्चे पढ़ते हैं, क्लासरूम्स में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, साइंस लैब्स हैं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 25 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल्स हैं। ऐसी शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटी आपको प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के एक स्कूल में मैंने एक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया, ओलंपिक साइज की एक शूटिंग रेंज। साउथ दिल्ली में आश्रम अंडरपास बना है, आश्रम फ्लाईओवर डीएनडी से कनेक्ट हुआ है, राव तुलाराम मार्ग फ्लाईओवर बना है, पंजाबी बाग में फ्लाईओवर बना है, पूरा नॉर्थ दिल्ली एलिवेटेड रोड से कनेक्ट हुआ है। 5 साल पहले तक दिल्ली पूरे दुनिया में चौथा सबसे कंजेस्टेड शहर होता था। ट्रैफिक की स्पीड इतनी स्लो होती थी, और 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है, दिल्ली अब इंटरनेशनल रेटिंग्स में 4th मोस्ट कंजेस्टेड से 44th मोस्ट कंजेस्टेड पे पहुंच गया है, यानी शानदार ट्रैफिक की स्पीड बढ़ी है। इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो का एक बड़े स्तर पे एक्सपेंशन हुआ है। मेट्रो जो होती है ना, किसी भी राज्य में आधा पैसा केंद्र सरकार देती है, आधा पैसा दिल्ली सरकार या कोई भी राज्य सरकार देती है। अब स्वाभाविक बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा होता है, तो मेट्रो की जो डेवलपमेंट की स्पीड है इस बात पे निर्भर करती है कि जो राज्य सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कितना पैसा लगाती है। कुछ दिन पहले अभी हमने दिल्ली मेट्रो की एक नई लाइन का उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री जी भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद थी वहां पे। प्रधानमंत्री जी ने स्टेज से कहा, और आपने शायद अखबार में पढ़ा भी हो, कि मैंने 10 साल में पूरे देश में 1000 किलोमीटर मेट्रो की लाइन बनवाई है। आपको ये जान के अचंभा होगा कि उसमें से 450 किलोमीटर मेट्रो की लाइन दिल्ली में बनी है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने 7,500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट दिल्ली मेट्रो में किया है। देखिए, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वर्ल्ड क्लास बसेस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो,
पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छे स्कूल बनाना हो, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 10 साल में काम करके दिखाया है। मुझे इस बात का दुख है कि इस 10 साल में जो दिल्ली में विकास हुआ है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा विश्वासनगर विधानसभा तक पहुंच पाया है। तो मेरी आप सब लोगों से यही अपील होगी कि इस बार जो गलती पिछले 2 चुनाव में हो गई, जिसका खामियाजा हम अपनी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में भुगत रहे हैं, जिसका खामियाजा हम अपने विहारों में भुगत रहे हैं, मेरी आप सबसे यही अपील होगी कि इस बार उस गलती को ना दोहराएं। इस बार दीपक सिंगला जी को यहां से विधायक बना के भेजें कि आपके इलाके के सारे काम वो दिल्ली सरकार से करवा पाए। देखिए, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सबको पता है कि दिल्ली में आप तो आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। पता है या नहीं पता है जी? आप दिल्ली में कहीं पे भी जाइए, सब लोगों के मुंह पे एक ही नाम है, केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। तो जब दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है तो हम भी अपने इलाके में केजरीवाल जी का विधायक चुन के भेजेंगे। तो जिस स्पीड पे बाकी दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी स्पीड पे विश्वासनगर विधानसभा में भी काम होंगे। मेरी आप सबसे यही अपील है कि इस बार एक पढ़े लिखे, ईमानदार, सभ्य, मृदुभाषी विधायक दीपक सिंगला जी को चुन के भेजें। 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएं। दीपक सिंगला जी को विधायक बनाने के लिए नहीं, अपने आप को विधायक बनाने के लिए, RWS को विधायक बनाने के लिए, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को विधायक बनाने के लिए और अपने इलाके के विकास के लिए। तो 5 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएं, दीपक सिंगला जी को विधायक बनाएं और फिर से एक बार दिल्ली में भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।